अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, धुरंधर फिल्म के हवाले से और लियारी के हवाले से चीज़ें अभी तक इतनी सारी बाकी हैं और मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप ये क्यों समझते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। यही सीरीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा उकसाती है कि हमें पता चले। लेकिन बहरहाल एक साहब के मैसेज है आपके सामने रखता हूँ कि आरिफ साहब नमस्कार। मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखता हूं और तारिक फत्ता साहब की, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन आपकी वीडियोस देखता हूं और फॉरवर्ड भी करता हूं। और मेरी भी आपसे विनती है कि दूसरे लोगों को भी मेरी वीडियो देखने पे मतलब इनवाइट करें। अजीज दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी एक वीडियो में लियारी का कंपैरिजन किया है इंडिया में डोंगरी, आगरीपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाज़ार वगैरह। तो कुछ हद तक चीज़ें हैं लियारी से मिलती जुलती, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन इलाकों के, जो भारत के ये इलाके हैं जहाँ पे करीम लाला, हाजी मस्तान वगैरह हैं, इन्होंने कभी किसी को अगवा करके वो काम नहीं किए जो रहमान डकैत और उज़ैर बलोच करते रहे। ना कभी किसी की बीवी और बेटी के ऊपर इन्होंने वो किया है। हाँ, लव जिहाद का मामला है, ठीक है, लेकिन बाकी वो जो ब्रूटलिटी लियारी गैंग वालों ने की है वो इन्होंने नहीं की है। इन्होंने कहा कि हाजी मस्तान और करीम लाला को मैं इसलिए भी जानता हूँ कि मेरे दादा है ना, वो वहाँ पे एक ताश की एक क्लब चलाते थे दरिया स्थान स्ट्रीट पे, मस्जिद बंदर पे। और वो इन लोगों के बारे में जानते थे चीज़ों को कि वो ब्रूटलिटी में लियारी गैंग वार के रहमान डकैत और उज़ैर बलोच के मुकाबले पे नहीं थे। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भारत के मुसलमानों को समझाएं कि वो पाकिस्तान को इतना अच्छा समझते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं ना, तो वो गलत है। पाकिस्तान की हालत देखो कि क्या हो गई है। आज खाली लियारी नहीं, पूरा पाकिस्तान लियारी बना हुआ है। और अगर उन्होंने मुझे कहा है कि आप जैसे 10 और आदमी मिल जाएं तो हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। भाई देखो, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मसला ये है अजीज़ दोस्तों कि मेरे जैसे आदमी, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है इस्लाम के, मुसलमानों का हज़ारों, दसियों हज़ारों मदरसे हैं। बल्कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों को जमा करें तो लाखों में मदरसे आ जाते हैं। मिलियन मस्जिदें होंगी कम से कम इन 3 देशों में। ये मुकाबला सरकारें कर सकती हैं सिर्फ, जिसमें 2 सरकारें, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें तो हैं टोटल इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को प्रोमोट करने वाली, बाकायदा सिस्टम के तहत। एक भारत की सरकार है, उसके पास भी देखें भारत के मसले बहुत हैं। लोग कहते हैं कि देखो चाइना 2003 में कहाँ था और भारत 2003 में कहाँ था, और आज चाइना कहाँ है और भारत कहाँ है, फलान ढुमकान। आप between India and China is stark. In India, Delhi says, do that. But the chief minister says, you're not appointing me, I to follow you. It's my voters who will make me the chief minister in the next election. So I say, yes, of course, but I don't do it. But in China, when you tell the party secretary, this must be done, and you don't do it, in the next reshuffle, you move sideways. So if you want to get up to the Politburo, you make sure it's a success. So you take Suzhou, all the 6 or 7 officials that we dealt with, and they were very able ones. They are now right at the top. Because that's the way it is. The system works because if you perform, I promote you. You don't perform, you're out. Sideways. So that's a systemic difference. ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, साफ बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, चाइना का आप कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना में टोटल डिक्टेटरशिप है भाई। यहाँ तो हर 6 महीने बाद एक इलेक्शन होते हैं, आपको इलेक्शन पॉलिटिक्स रन करनी पड़ती है। अभी बिहार के इलेक्शन 6 महीने तक कैंपेन चलती रही। आधी स्टेट्स में तो सरकार दूसरों की है, जो कि कोई भी मोदी जी का काम होता है तो ममता जी रोक लेती हैं, स्टालिन भाई रोक लेते हैं। मतलब कैसे करेंगे आप?
आंदोलन शुरू हो जाते हैं, राहुल गांधी साहब अपना एजेंडा लेके चल पड़ते हैं। भारत में तो कई स्टेट्स विद इन स्टेट्स हैं, तो आप चाइना से कैसे कंपेयर? वहां तो जी भाई ने कह दिया, बात खत्म। ये देख ले, मतलब प्राइम मिनिस्टर बाकायदा कॉन्फ्रेंस में, जी भाई को बुरी लगी बात, इशारा किया, गार्ड्स प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस से उठा के ले गए। उसके बाद आज तक पता नहीं चला प्राइम मिनिस्टर कहां है। मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूं, लेकिन वो चाइना के तो फायदे में जा रही है ना। अगर डिक्टेटर अपनी कंट्री के लिए ऑनेस्ट है तो इज गुड। पुतिन रशिया के लिए ऑनेस्ट है, डिक्टेटर है, ठीक है, वेरी गुड है। तो हमें सबको पता है कि मोदी जी भारत के लिए ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, मेहनत करके भारत के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी टीम, अमित शाह जी हों, जयशंकर जी हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों, अपने राजनाथ जी हों, जो भी हैं, पूरी टीम ऑनेस्टली काम कर रही है। अब आप ये कहो कि नहीं नीचे तो इतनी करप्शन है, तो है, ठीक है भाई, 70-80 साल का गंध है भाई, कैसे आप निकालोगे? फिर भी ऊपर लेवल पे तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, भारत का डेवलपमेंट नज़र तो आ रहा है। अगर आप सोचें जी जिनपिंग जैसी लिबर्टी मोदी जी के पास होती, पावर मोदी जी के पास होती, तो भारत कहाँ जाता? ये वाली पावर कांग्रेस के पास थी, इंदिरा गांधी के पास थी, मनमोहन के ज़माने में फुल पावर थी कांग्रेस के पास। अगर वो मोदी जी की तरह ऑनेस्टली सिंसियरली भारत के लिए काम करती ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। खैर, टॉपिक से हट गया मैं। कहते हैं जी कि हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, ये जो मॉड स्कॉट है ना पाकिस्तान के लिबरल्स, हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, बस मोदी के खिलाफ। तो भाई मोदी के क्यों खिलाफ? इसलिए कि मोदी हिंदू है, तो तुम हिंदू के खिलाफ हो, मान लो ये बात। नहीं नहीं, वो असल में हिंदुत्व की बात करता है। तो भाई हिंदुत्व तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, वो हिंदू है, हिंदू की बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी ने तो कभी कोई बात नहीं की, लेकिन बस एक फजा बना लिया। अच्छा, अगर मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी बात करते हैं, फर्ज कीजिए वो करते नहीं है, तो ये सारे मॉड स्कॉट, तो ये सारे जो मॉड स्कॉट है, ये पाकिस्तान के जो मुल्लायत वाले लोग उनके खुद खिलाफ है, ये खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो फिर उस चक्कर में तो आपको मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अंदर एक बैठी हुई है, चाहे पाकिस्तान का एथीस्ट हो, चाहे बड़ा मॉड स्कॉट लिबरल हो, हिंदू के खिलाफ मानना नहीं उस बेचारे, उसको पता नहीं चलता कि उसकी जीन में हिंदू के खिलाफ एक रवैया बैठा हुआ है। तो फिर उसकी बिना पे वो फिर कहते हैं कि इंडिया, अच्छा, फिर उनमें से कुछ कहते हैं नहीं हम हिंदू के खिलाफ नहीं है, मोदी क्योंकि पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कोई अटैक नहीं किया, ठीक है, वो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की थी या 7 मई का ऑपरेशन किया था, तो वो कहते हैं हमने तो दांत इकट्ठे कर दिए। अच्छा, जब आपने दांत इकट्ठे कर ही दिए भारत के, तो बदला ले लिया आपने, तो मूव ऑन। तो ये वो मंजरनामा है जिसमें जिहाद भी साथ साथ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मॉड स्कॉट लोग भी चल रहे हैं, लिबरलिज्म भी चल रही है, और एथीइज्म भी चल रही है, मगर उसके साथ साथ हिंदू के खिलाफ सब के सब इकट्ठे हैं, पता उनको हो ना हो, क्लैरिटी हो ना हो, बस हिंदू के खिलाफ जी, हम मोदी के खिलाफ। ये ताहिर गोरा भाई थे। एक फिल्म आई है धुरंधर, जिसको के एंटी इस्लाम, इस्लामोफोबिक और मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, कहाँ से भाई, कहाँ से? अगर उसमें 26/11 होते हुए दिखाया है, तो क्या ये साबित नहीं हो गया कि वो 10 टेररिस्ट कराची से कश्ती में बैठ के आए थे, ISI के ट्रेंड थे? साबित नहीं हो गया? या आप कंधार में जो भारत का हवाई जहाज हाईजैक करके ले गए थे, जो फिल्म का पहला सीन था, क्या साबित नहीं हो गया? मुझे एक बात बताएं कि एक जहाज अगवा होता है और कहते हैं कि इसके बदले में हमारे 3 टेररिस्ट छोड़ो। वो 3 टेररिस्ट कौन थे? पाकिस्तान नेशनल नहीं थे। अहमद उमर जो था वो ब्रिटिश नेशनल था, लेकिन पाकिस्तानी ही था ना। अपना टेररिज्म की दुकान कहाँ चला रहा था? डेनियल पर्ल को कहाँ कत्ल किया इसने? कराची में। तो पाकिस्तानी थे ना। मसूद अजहर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है?
अगर अमेरिका का कोई हवाई जहाज अगवा करके कहता कि हमारे 3 टेररिस्ट छोड़ो, और अमेरिका मजबूर होकर छोड़ देता अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए, वो बाद में अमेरिका को पता चलता कि वो टेररिस्ट अब पाकिस्तान में है, क्या अमेरिका हमला नहीं करता पाकिस्तान पर कि भाई साहब ये तो फिर तुम्हारी साजिश है? तो वो कंधार के हाईजैकिंग दिखाई है वो पाकिस्तान ने की है, तो इसमें कौन सी गलत बात बताई? 26/11 पाकिस्तान का कनेक्शन है सो है, बाकी उसमें कौन सा इस्लाम के खिलाफ बात बताइए? मुझे कोई कह रहा है ना कि जो सब लोग कह रहे हैं इस्लामोफोबिक के, मुसलमानों से नफरत, कहाँ है भाई? वही है ना कि नाराय तकबीर, तो पीपल्स पार्टी के जलसों में आप चले जाए, नाराय तकबीर नहीं लगता। MQM के जलसों में, नून लीग के जलसों में, PTI के जलसों में, सब में नाराय तकबीर नहीं लगता। ये तो पाकिस्तान का एक स्लोगन है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माई ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। आई एम हैप्पी दैट आदित्य धर हैज मेड अ मूवी लाइक दिस। पार्ट 2 इज कमिंग, पाकिस्तानी पार्ट 2। अभी तो तुम्हारा जलना बाकी है, पार्ट 2 आ रही है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आदित्य धर, कोई मेरा ये मैसेज आदित्य धर तक पहुंचाए। Make the second part 10 times more violent than the first part. And if you need special insights into Pakistan, contact me, I'll tell you. ऐसे काम कर रखे हैं भाई लोगों ने वहां पे कि पिक्चर पे बहुत अच्छे दिखेंगे। और ऐसे ऐसे कलाकार हैं पाकिस्तान के अंदर कि you'll think रहमान डकैत is Santa Claus. There is such evil that exists inside that country. It should be brought to the silver screen. All the best, Aditya Dhar. All the best, Team Dhurandhar. Very well done. Jai Hind. मैं कहता हूं हमारे मेजर गौरव आर्या साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक फिल्म और धुरंधर का जो पार्ट 2 है और ज़्यादा एक्सप्लोजिव होना चाहिए। अब अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में शर्जील मेमन जो कि सिंध के एक करप्ट मिनिस्टर हैं, पूरे इमरान खान के दौर में वो भाग गए थे और दुबई में अपने महलों में रहते थे। एक 2% का आदमी आज अरबोंपति है, बिलियनर इन डॉलर कह सकते हैं आप। लंदन, दुबई और कराची में महलात हैं इसके। अजीज दोस्तों, उसने अभी ऐलान किया है कि हम फिल्म बना रहे हैं मेरा लियारी, और उसमें असल लियारी का चेहरा दिखाएंगे। भाई साहब, लियारी का असल चेहरा तो अभी धुरंधर ने सही से दिखाया नहीं है, हल्का हाथ रखा है आदित्य धर जी ने। इससे कहीं ज्यादा भयानक है लियारी का चेहरा, तुम क्या सही चेहरा दिखाओगे? और दूसरा, इसने जो मेरा लियारी फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली की बात की है ना, तो देखें, मेरा लियारी फिल्म है ना, ये एक्चुअली एक अबू अलीहा करके कराची का लड़का है जो काफ़ी अरसे से फिल्में बना रहा है, और वो अच्छे टॉपिक्स पे बनाता है पाकिस्तान के अंदर। मुझे याद है, इसको आज से 7-8 साल 9 साल पहले की बात है, ये फेसबुक पे मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, इसको अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान में कौन अगवा करता है आपको अच्छी तरह पता है, और ये काफ़ी अरसा गायब रहा। उसके बेचारे के साथ बहुत कुछ हुआ और फिर उसको छोड़ा गया। फिर इसने कई फिल्में बनाई, 3-4 फिल्में बनाई। इसने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था जिसमें पाकिस्तान की एक आयशा उमर करके हीरोइन है, उसने प्रोड्यूस की है फिल्म। इस फिल्म का नाम कुछ और था, मैं भूल रहा हूँ, इसका नाम कुछ और था, लेकिन अब उसको सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसका नाम मेरा लियारी रखें ताकि हम धुरंधर का जवाब दें। और ये आयशा उमर की प्रोडक्शन है, पैसा लगाया है, और अबू अलीहा है ना वो इसका स्क्रिप्ट राइटर। ये लियारी की कोई लव स्टोरी या इस टाइप की फिल्म है। इसमें देखें लियारी क्या है, ये लियारी है। लियारी पीपल्स पार्टी के कब्जे में है भुट्टो के ज़माने से, मैं आपको बताता हूँ।
लियारी के जो ओनरशिप है, पैट्रोनेज है, वो भुट्टो से पहले हारून खानदान के हाथ में थी। जो सिंध का एक बासर सिंधी खानदान था, सिंध के गवर्नर भी रहे हैं यूसुफ हारून, और ये भाई डॉन अखबार के मालिक हुआ करते थे। ये जुल्फकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई और सिंध में छा गया, तो सिर्फ कराची इसके हाथ से में नहीं रहा, बाकी सब पूरा सिंध इसके कंट्रोल में था। कराची मुहाजिरों का मेजॉरिटी थी, तो वो भुट्टो के खिलाफ थे, क्योंकि भुट्टो ने उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह नेशनलाइज की थी। तो कराची में लियारी के जो क्रिमिनल गैंग्स थे उसको भुट्टो ने ऑन कर लिया। रहमान डकैत का बाप दाद बलोच, उसका चाचा बेग मोहम्मद बलोच, शेर मोहम्मद बलोच के जरिए बाकायदा पीपल्स पार्टी ने टेररिस्ट विंग किए थे। और रेक्सर लाइन में एक पाक बलोच स्कूल था, वहाँ पे भुट्टो के जो मुखालिफ थे उनको अगवा करके टॉर्चर किया जाता था। और फिर यह है कि इसी तरह वहाँ पे मुख्तलिफ और क्रिमिनल गैंग थे और उनके दरमियान झगड़े चलते रहे। सुलेमान बरोही नाम का एक ग्रुप था, और इसी तरह फतेह मोहम्मद बलोच और ये रहमान डकैत के जितने रिश्तेदार थे वो मारे जाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने जब 1988 में हुकूमत ली, तो बाबू डकैत, मैंने अपनी पहली धुरंधर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें बाबू डकैत का बताया था, बाबू डकैत को अपनी पॉलिटिकल पैट्रोनेज दी और उसकी सरपरस्ती में बाबू डकैत लियारी में छा गया था। और मेरा भी वो नई नई जवानी आई थी और मैं कराची में अर्ली 80s में रहता था, तो हम बाबू डकैत का नाम सुनते थे, दहशत की अलामत थी। और बड़े बड़े टेररिस्टों को, मुझे याद है कि हमारे इलाके में एक पीपल्स पार्टी का ही हनीफ खस्सू और अयाज टुच्चे थे, जो फुटपाथों पे बैठे रहते थे और हर गुजरने वाले, जैसे मैं गुजरा हूँ, इधर आ, मैं गया, जेब में हाथ डालेगा, 10 रुपए ले लेगा, चल जा इधर से। आम लड़कों को इस तरह तंग करते थे। मेमन था हनीफ खस्सू, और अयास जो था वो मेरा ख्याल एक बलोच था। तो एक दिन हम मोहल्ले में ऐसे ही सुन रहे थे कि हनीफ खस्सू और अयास को बाबू डकैत ने उठा लिया है। और फिर जब वो छूट के आए तो मोहल्ले में वो अपनी गप्पे मारते हैं, तो वो बता रहे थे कि बाबू डकैत ने हमें बर्फ़ की सीलों पे, वहाँ हमारे लियारी में हमारे घर के पास मूसा लेन में एक बर्फ़ का कारखाना था, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर में बर्फ़ बनती थी और पूरे पूरे इतने बड़े बड़े बर्फ़ के वो होते थे। तो इसने कहा कि हमें वो बर्फ़ खाने में ले गया, दोनों ने बताया, और हमें नंगा करके बर्फ़ पे लिटा के हमारे को टॉर्चर किया। इनका आपस में कोई क्लैश हो गया था, हालांकि दोनों पीपल्स पार्टी के थे, इनका आपस में कोई क्लैश हो गया था। तो बाबू डकैत का बड़ा ही वो था, और MQM नई नई उस वक्त कराची पॉलिटिक्स में आई थी। तो बेनज़ीर भुट्टो ने MQM को सबक सिखाने के लिए लियारी में एक मुहाजिरों की आबादी थी उस्मानाबाद, उस पर बाबू डकैत के जरिए हमला करवाया और कई मुहाजिर मार दिए। और उस बाबू डकैत की टीम में रहमान डकैत भी था, जिसने इतना टेरर मचाया उधर, इतने बेगुनाहों को मारा कि उस्मानाबाद, रामस्वामी, घास मंडी और उसके आजू बाजू में जितनी मुहाजिर आबादी थी वो सब वहाँ से भागने लगे। और रहमान डकैत को बाबू डकैत ने नाम दिया रहमान रैम्बो, क्योंकि उस वक्त जॉन रैम्बो की फिल्म चल रही थी ना, सिल्वेस्टर स्टेलोन की, रैम्बो। और जितना ड्रग्स उस वक्त अफगानिस्तान से आ रहा था वो लियारी के जरिए पूरे पाकिस्तान भेजा जाता था। फिर बाबू डकैत मारा जाता है, तो रहमान डकैत मुशर्रफ के दौर में पीक पे आया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशर्रफ के दौर में पॉलिटिक्स से तकरीबन आउट थी। तो पीपल्स पार्टी ने रहमान डकैत के ज़रिए कराची में MQM जो कि मुशर्रफ की पार्टनर थी, रहमान डकैत के ज़रिए सारा खेल खेला। और फिर आपने देखा कि जो फिल्म में दिखाया गया वो
छोटा सा कतरा है। रहमान डकैत को मरवाया गया, फिल्म में जिस हिसाब से बताया है उस तरह उसका कत्ल नहीं हुआ, उसका कत्ल दूसरे तरीके से हुआ है। और उसकी सारी जो हीरोइक थी वो उसको मिली, चौधरी असलम को। बाद में चौधरी असलम को भी फारिग करवाया। इसके बाद आता है ख़तरनाक पीरियड उज़ैर बलोच का, उसका ज़फ़र बलोच था। और उज़ैर बलोच का जो टेरर विंग था ना, उसका कमांडर नूर मोहम्मद, जिसको बाबा लाडला कहते थे। और मुझे याद है कि बाबा लाडला का नाम सुन के अच्छे अच्छे की मूत्र निकल जाता था। तो उसका तोड़ करने के लिए एमकेएम ने गफ़ार बलोच यानी गफ़ार ज़िक्री गैंग बनाया और वहाँ पे बिल्डर माफिया और उन सब की कोशिशों से उज़ैर का मुकाबला किया, जिस पे ये हुआ कि मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 में जब जरदारी की हुकूमत आई तो जरदारी ने होम मिनिस्टर बनाया सिंध का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सरपरस्ती में लियारी गैंग हत्थे से उखड़ गई और वो कत्लेआम किया कि कराची तबाह हो गया। अजीज़ दोस्तों, आपने देखा अभी जो मैंने लियारी की रिसेंट वीडियो आपको बताई है, उसमें आप देखें कि एक भी रोड नहीं है। पीपल्स पार्टी रूल कर रही है सिंध में 18 साल से। पीपल्स पार्टी, कराची का मेयर, सिंध की हुकूमत, एवरीथिंग। और लियारी तो पिछले 50-60 सालों से इनका है, जहाँ पे ये रूल करते आए हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपको कोई एक कच्चा सारे कच्चे रोड हैं। ये आपको अब्दुल्ला हारून कॉलेज जो नज़र आया ना, इसमें मेरा मैट्रिक का सेंटर पड़ा था, क्योंकि मैं प्राइवेट स्टूडेंट था तो मेरा सेंटर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए पड़ता था। तो मैट्रिक का सेंटर ये अब्दुल्ला हारून कॉलेज में पड़ा था। मैं यहाँ पे पेपर देने जाता था। ये पूरे इलाके में कीचड़, गटर, पानी। पहली बार लियारी को एमकेएम, हम जब मेल थे तो उस वक्त 2006 में एमकेएम के दौर में पहली बार लियारी को नलकों में पानी मिला था। अब तो खैर पूरे कराची में रेंजर्स बांट रही है ना पानी, टैंकर के जरिए, नलकों में नहीं मिलता। ये हाल है लियारी का, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अगर चाहते तो एटलीस्ट अपने गढ़ को तो बना सकते। चले आप कहोगे कि पहले हुकूमत आती थी, फिर पीपल्स पार्टी नहीं होती थी, फिर पीपल्स पार्टी होती थी। अब तो 18 साल से आप सिंध गवर्नमेंट लेके बैठे हो, मेयर आपका है। लियारी को तो आपने चकाचौंध बना देना था, जैसे डिफेंस है, जैसे डीएचए हैं, ऐसा बनाना चाहिए था। आपका इलाका है, आपके वफादार लोग हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि अपने वोटर्स, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को कंट्रोल में रखो, दबा के रखो। अगर आपने इनको राइट्स दे दिए, इनको अय्याशी दे दी, तो फिर वो तो आपसे सवाल करेंगे कल को। ये इनकी पॉलिसी रही है। अंदरूनी सिंध भी तबाह है और कराची का सबसे तबाह इलाका ये लियारी है, आपके सामने है, बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने चौधरी असलम का एक इंटरव्यू रख रहा हूँ। आरफिन साहब ने उस वक्त चौधरी असलम का इंटरव्यू लिया था। चौधरी असलम अपने आप को संजय दत्त समझता था, फिल्मी हीरो समझता था। पावर आती है ना पाकिस्तान में जिसके हाथ में, वो समझता है कि ये परमानेंट पावर आई है। ये नहीं पता कि परमानेंट पावर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आर्मी के हाथ में है। बाकी सब टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करने के लिए होते हैं, फिर इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। सर, आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर, या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा सर। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए हैं उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी ज़ात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुलजमान को पकड़ा। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपए में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI
आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर एसएसपी बना हुआ है, आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले ESI 150 होगा सर, 200? ना 150 हमने लिया, ना 100 लिया, ना हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या हशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी यही ड्यूटी है ना, जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। ज़फ़र बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ तो बैक वक्त 2 नौकरियां करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा है ये? ज़फ़र बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी जासर अरफात अरशद पप्पू का भाई हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल जिस पे अब 10 लाख हेड मनी है उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर, फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफ़ा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पर की थी जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहाँ से गिरा हो तो 2 विकेट वहाँ से